बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी 10th की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और इससे पहले 9th की बायोलॉजी और उसके इंग्लिश दोनों क्लासेस की हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम 12th चैप्टर को, जिसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें तमाम स्टूडेंट जो 9 और 10th के और ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड, जिनके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबें जिन्होंने पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत अहम होने वाले हैं। तो उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस के जो लेक्चर रिकॉर्ड होंगे उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है तो 9th की बायोलॉजी और 10 चूँकि ये 10th की बायोलॉजी और 9th के इंग्लिश और 10th के इंग्लिश की भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको भी आप गो थ्रू करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को हम डिस्कस करेंगे। 12th चैप्टर है 10वीं क्लास की बायोलॉजी और इसमें हम जो है ना देखते हैं कि इसमें क्या होता है। द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि मल्टी सेल्यूलर जानवरों से जिसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स एक दूसरे से आज़ादाना काम नहीं करते, नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। पूरे जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक वो अपने बहुत से अफ़ाल अदा करते हुए मिलकर काम करते हैं। ये वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर, यानी कि मिलकर काम करते हैं। तो इसमें आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रांसलेशन में ही कि इसका मतलब ये होता है कि उनकी सरगर्मियों में जो कोऑर्डिनेशन और रबत पैदा होता है उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन जानदार को अपने इर्द गिर्द की दुनिया में होने वाले वाक़यात पर रद्द-ए-अमल अदा करने के काबिल भी बनाती है। ये पहला पैराग्राफ है। सेकंड में ये होता है कि कोऑर्डिनेशन की एक जानी पहचानी मिसाल हरकत के दौरान मसल्स के मिलकर काम करने की वजह है। जब एक लड़का गेंद पकड़ने के लिए जाता है तो अपने बाजुओं, टांगों और कमर को हरकत देने के सैकड़ों मसल्स इस्तेमाल करता है। उसका नर्व सेल सिस्टम और उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं मालूमात लेकर इस्तेमाल करते हैं और इन मसल्स में रबत यानी कि कोऑर्डिनेशन पैदा होता है। तो जब ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन जब उनके अंदर पैदा होता है तो उसमें जो आपके कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें काम करती हैं जिनको हम ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के अमल के दौरान, जिसमें मसल्स की दुरुस्त तरतीब, ताकत, ठीक दौरानियाँ, उसके सुखने का अमल, सिर्फ यही नहीं हो रहा होता बल्कि ऐसी सरगर्मियाँ उसमें इस कोऑर्डिनेशन में होती हैं जिसकी बहुत सारी और भी अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है और जिस्म से ज़ायदा हरारत को भी खारिज किया जाता है, यानी कि हीट इज़ रिमूव्ड फास्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो जब ये सब कुछ हो जाता है, हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है, ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ कैसे कंट्रोल होती हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन होती है। और यानी कि जिस्म जब एक इकाई बनकर होता है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम्स एक दूसरे से तावन करते हैं और उसमें हार्मनी पैदा होती है जिसको हम आहंगी बोलते हैं। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ह्यूमन बॉडीज। नेक्स्ट आपका है जी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन की अक़साम कितनी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि जानदारों में जो इसकी दो किस्म की अक़साम होती हैं, दो अक़साम होती हैं। पहली जो अक़साम होती है उसको नर्व कोऑर्डिनेशन यानी कि जिस्म का ज़िम्मेदार नर्व सिस्टम कहलाता है और दूसरी जो होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसका ज़िम्मेदार एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है। और जानवरों के जिस्म में दोनों नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम मौजूद होते हैं, जबकि पौधों और दूसरे जानदारों में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। दोनों में डिफरेंशिएशन भी आपको बता दिया। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन का जो अमल है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अमल के 5 अज्जा होते हैं। 5 अज्जा कौन कौन से होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये इमेज एक बना के दिखाया गया, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर एंड रिस्पॉन्स, यानी कि ये 5 ऐसे अज़ा होते हैं जिनके थ्रू ये कोऑर्डिनेशन की जो आपस में इनका रबत कायम होता है। सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस में क्या होता है, तो स्टूडेंट इसमें आपका जब हम एक गूंगे यानी कि स्टेल को छुएं तो क्या होता है, यानी कि एक स्नेल को छुएं तो क्या होता है। हमने सूरजमुखी के फूलों को सूरज की तरफ हरकत करते देखा होगा। इन तमाम अमाल की वजह क्या हो सकती है,
इन तमाम इस पैराग्राफ का आपका बता रहा हूँ, इसमें क्या हो सकता है उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपको कि छोटा रोशनी यानी कि वगैरह इसमें अनासर होते हैं जो जानदार में खास रद्द-ए-अमल के तौर पर पैदा होते हैं। इन अनासर को स्टिमुली और स्टिमुलस कहते हैं। एक स्टिमुलस से मुराद माहौल, अंदरूनी और बैरूनी होने वाली कोई ऐसी तब्दीली होती है जो जानदार में रिस्पांस पैदा कर सकते हैं, और स्टिमुलाई के मजीद मसाले हरारत, सर्दी, दबाव और अब आवारगी, लहरें, केमिकल्स की मौजूदगी, माइक्रो ऑर्गन से बनने वाले जो माइक्रो बयाल होते हैं उनमें इन्फेक्शंस वगैरह उसमें होती हैं, तो ये आपका स्टिमुलर कहलाता है। और इस स्टिमुलर की जो आपको आगे नर्व और केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो इन्होंने कोई शक्ल भी दी होगी, यानी कि इमेज भी को दिया होगा, और अगर वो दिया होता है उसको देखते हैं उसमें क्या होता है, अभी सामने नहीं आया। तो इसका सेकंड जो है रिसेप्टर है, बाद में इसको देखते हैं, आगे दिया होगा लाजमी इन्होंने। तो रिसेप्टर्स में क्या होता है कि आप जिस्म के मखसूस जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जिनको हम सेल्स या स्टिमुलाई का पता लगाने के फंक्शन का जो काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कान आवाज़ की लहरों का, आंखें रोशनी का, नाक हवा में केमिकल्स का पता लगाते हैं, ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स जो स्टिमुलस की मखसूस अकसाम का मालूम करने के लिए मखसूस हों, उसे हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। थर्ड वन है जनाब कोऑर्डिनेशन। ये वो ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करते हैं, उनका पैगाम मखसूस ऑर्गन्स को भेजते हैं ताकि मुनासिब उसका एक्शन लिया जा सके। कोऑर्डिनेशन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये कोऑर्डिनेटर्स चूंकि न्यूट्रॉन्स के जरिए नर्व इम्पल्स की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और पैगामात भेजते हैं। दूसरी तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर्स मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में मुख्तलिफ वसूल करते हैं और खून में मखसूस हार्मोन्स खारिज करके उसका पैगाम पहुंचाते हैं। नंबर 4 है आपका इफेक्टर्स। इफेक्टर में क्या होता है कि ये जिस्म के वो हिस्से होते हैं जो पैगामात को रिसीव करते हैं और कोऑर्डिनेटर के जरिए जो पैगामात और मखसूस रद्द-ए-अमल यानी कि रिस्पांस उसमें पैदा करते हैं। नर्व कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स को कोऑर्डिनेटर और उससे पैगामात को मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाते हैं जो कि अफेक्टर्स का काम करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन्स को कोऑर्डिनेशन से पैगामात को महसूस टारगेट टिश्यूज तक ले जाते हैं जो कि अफेक्टर्स का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए अफेक्टर्स चूंकि नेफ्रॉन्स होते हैं, इस तरह हड्डियां और जिगर से बहुत से हार्मोन्स के लिए ये भी अफेक्टर्स का काम करते हैं, यानी मैनी हार्मोन्स टू वर्किंग एज ए अफेक्टर्स। तो ये आपका चौथा किस्म से। नेक्स्ट आपका रिस्पांस। रिस्पांस में क्या होता है कि जब आपका एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैसेज यानी कि पैगाम मसूल होता है, उसमें अफेक्टर्स अमल करते हैं, इस अमल को रिस्पांस कहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत गर्म चीज से अपना हाथ वापस खींच लेना और सूरजमुखी के फूल की सूरज की जानब हरकत रिस्पांस कहलाता है। आमतौर पर नर्वस कोऑर्डिनेशन फौरी लेकिन मुख्तसर दुरानिया के रिस्पांस पैदा करती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन सुस्त लेकिन तवील दुरानिया के लिए रिस्पांस पैदा करता है। तो ये आपका पांचवी किस्म होगी और ये इसके थ्रू आपने पूरा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इसके थ्रू वर्किंग कर रहा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आपका क्या है ये जो मैं आपको कोऑर्डिनेशन के सारे जनाब जो मैं कह रहा था, ये रिसेप्टर, अफेक्टर, रिसेप्टर एंड इफेक्टर जो हमने पांचों के पांचों जिसको डिफाइन किया है, उसकी तारीफ आपको बताई है, उसकी एलेबोरेशन की है, उसकी तमाम की तमाम अकसाम की रिसेप्टर तो इस तरह वो सारे का सारा नर्व सेल, न्यूरॉन, ब्लड केमिकल, ये सारे का सारा सिस्टम अमल कर रहा होता है और इसको नर्व्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इंसान का ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, कि इंसान का वो तो है प्लांट्स का था हमने देखा, अभी हम ह्यूमन का नर्व सिस्टम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम चूंकि वी हैव अंडरस्टैंड द बेसिक मॉडल ऑफ द वर्किंग नर्व, हम जो बुनियादी चीज़ है वर्किंग नर्व सिस्टम का उसको हम समझ चुके हैं, और जो कि दूसरे आला दर्जा के जानवरों में नर्व सिस्टम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, उसको हम एक वो जो है ना वो सेंट्रल यानी कि सेंट्रल कहा जाता है नर्व सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका कहलाता है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से उसमें शामिल होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका नर्वस सिस्टम शामिल होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं और जिसम के तमाम हिस्सों में ये तमाम की तमाम चीज़ें फैलती हैं। नर्व सिस्टम के लिए तमाम अज्जा और न्यूरॉन्स के लिए बने होते हैं। हम पहले न्यूरॉन की साख्त और अक़साम का मुताला करेंगे और उसके बाद नर्व सिस्टम के दो बड़े हिस्सों इसमें पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे, यानी कि उसके बाद हम दो बड़े हिस्सों को पढ़ेंगे, पहले न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके नर्वस सिस्टम के दोनों हिस्सों को हम पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें ये होता है कि जो नर्व सेल या न्यूरॉन नर्व सिस्टम की इसकी इकाई है, और ये इंसान का नर्वस सिस्टम तकरीबन अरबों जिनके बिलियन न्यूरॉन्स और उनके सपोर्टिंग सेल्स न्यूरोलॉजिकल का बना होता है। और न्यूरॉन्स उसमें ऐसे जनाब ऐसे मखसूस सेल्स होते हैं जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर्स तक नर्व इम्पल्स पहुंचाने के काबिल होते हैं। इस तरह वो एक दूसरे को और जिस्म के दूसरे सेल्स को भी ये इत्तलाआत पहुंचाने का काम करते हैं, जिनके अदर टाइप्स ऑफ बॉडी को भी ये पहुंचाने का काम करते हैं। एक न्यूरॉन जिनके न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी, और एक न्यूरॉन का न्यूक्लियस और ज़्यादा साइटोप्लाज्म की सेल बॉडी में मौजूद होता है। सेल बॉडी से तार की तरह के मुख्तलिफ बड़े हिस्से निकलते हैं। ये बड़े हिस्से यानी कि डेंड्राइट्स और एक्सन्स होते हैं। डेंड्राइट्स और नर्व सेल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं, जबकि एक्सन्स और इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। तो इस तरह ये आपका नर्व सेल और न्यूरल सिस्टम आपका ये काम करता है। और इसके साथ साथ जो आगे कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिसमें जो आपका जो 12.2 फिगर है यानी कि सेल बॉडी का, जिसमें एक्सन वगैरह हमने देखा, तो इसमें ये भी चीज़ें होती हैं। तो एक्सन के साथ बाकायदा फासले पर मौजूद मखसूस न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं, और ये जो न्यूरोग्लाइल सेल इसमें पाए जाते हैं वो इसके ऊपर एक चर्बी जैसी यानी कि फैटी तह बनाते हैं, जिसे मास्कन शेल्स का नाम दिया जाता है। और एक्सन पर माइल्ड शेल्फ लगे हिस्सों के दरमियान कुछ मकाम को माइनस के बगैर होते हैं, और उन्हें नोड्स ऑफ द रेन ये कहा जाता है। और नोड्स ऑफ द रेन्स जिनको कहा जाता है उनको यहाँ पे शो किया गया होगा, ये इस शक्ल के साथ साथ। ये आपके शोन सेल्स हैं और स्पाइनल न्यूरालिक सेल्स है, और नोड्स ऑफ द रेनवर जो आपको बताया जा रहा है इसको कहा जाता है। तो इसमें जो स्किन शेद गैर मौसल होती है, इसकी ऐसी मेम्ब्रान जिस पर इस शेद का गुलाफ होता है, यानी कि इसका शेन का जो गुलाफ होता है उसमें इससे नर्व सेल इम्पल्स नहीं गुजरती। ऐसे न्यूरॉन में इम्पल्स जो माइलिन लगे हिस्सों के ऊपर से एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती है, और उन्हें छलांगे लगाने वाले यानी कि जो सलेटरी इम्पल्स का कहा जाता है। नर्व इम्पल्स के इस तरह गुजरने से इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। अपने काम से लिहाज से न्यूरॉन्स जो है ना वो तीन तरह के होते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन और नर्व सेल का ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी है जिसको हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर। और ये तीन इसकी किस्में होती हैं। वो तीन किस्में क्या होती हैं? सबसे पहले आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स है। इसमें क्या होता है कि सेंसरी मालूमात यानी कि नर्व सेल को रिसेप्शन से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ ले जाने में सेंट्री न्यूरॉन्स एक डेंड्रॉइड और एक्सन का काम सर अंजाम देता है। नेक्स्ट है आपका जो इंटर न्यूरॉन्स, इसमें दिमाग और स्पाइनल कार्ड का हिस्सा होते हैं। ये मालूमात को वसूल करते हैं, इनका तजज़िया करते हैं और फिर जो मोटर न्यूरॉन्स को तहरीक देते हैं। और इन इंटर न्यूरॉन में बहुत से डेंड्राइट्स और एक्साइंस इसमें पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि जो काम इंटर न्यूरॉन से मालूमात को मखसूस ग्लैंड्स यानी कि फैक्टर्स का काम करते हैं, इनमें बहुत से एंड्राइट्स मिलकर एक एक्सन का काम करते हैं। एक एक्सन इसमें मिलकर जो परफॉर्मेंस सारा अंजाम इसमें देता है। तो ये आपका सारे का सारा इसमें सिस्टम है। अगर हम इसमें इमेज की बात करें, जो यहाँ पे इनकी शक्ल्स दिखाई गई हैं और उन पे थोड़ा सा फोकस करें, जो हमने ये तीनों के तीनों इनकी अक़साम और न्यूरॉन और उसमें जो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो ये मॉडल न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन का यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है। और इस कोऑर्डिनेशन में इस मॉडल में आपको सेल बॉडी और एक्सन जो है ना इधर मिलेगा, और ये सारी की सारी उसके जो इसके ब्रांचेस बनी हुई हैं। और इस तरह इंटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन आपके फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हुए अपनी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्लीमेंट करता है ह्यूमन बॉडीज़ में। नेक्स्ट जो आपको एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है, इसी बेसिस का प्रैक्टिकल्स है। हम प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ जो भी प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट उन्होंने बताए हैं वो ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं। आप इसको खुद आपने इसको ट्राई करना है ताकि आपको हर चीज़ यहाँ पे दी गई है। ये सारे का सारा तरीका ऑब्जर्वेशंस है, और ये जो है ना उन्होंने इस प्रैक्टिकल में ये सारी की सारी चीज़ें इसके साथ की है, और ये चीज़ें उससे रिजल्ट के तौर पर निकली हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, ताकि 2-4 मिनट भी आपकी बचत होगी, तो आपका दूसरा नर्व। नर्व क्या होता है? नर्व इसमें क्या होता है कि एक जो नर्व होती है उसका मतलब होता है कि जो एक्सेंस का एक मजमूआ होता है जिसमें जो लिपिड्स का एक गुलाफ चढ़ा होता है और उसको नर्व कहा जाता है। एक्साइन्स की एक खसूसियात की बिना पर नर्व्स की 3 अकसाम होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्सी नर्व्स। सेंसरी नर्व जो होता है वो इसके एक्सेंस उसमें पाए जाते हैं, और जो मोटर नर्व्स होता है उसमें मोटर नर्व्स के एक्सेंस पाए जाते हैं। जो मिक्स नर्व्स होता है उसमें दोनों सेंट्री और मोटर नर्व्स के एक्सेंस उसमें शामिल होते हैं। और जो डिवीजन ऑफ द नर्व सिस्टम जो इसमें तकसीम जो की गई है इन नर्व सिस्टम की, द डिटेल ऑफ द सेंटर, इस नर्व सिस्टम को दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इसमें जो कि शामिल होते हैं। और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और चूंकि ये जो इसमें सारी की सारी इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है और इसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इसमें शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आप ब्रेन होता है। ब्रेन में क्या होता है कि आपका जो दिमाग है, जिस्म के ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल दिमाग के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। दिमाग की साख्त इस किरदार को अदा करने के लिए जो मुनासबत से इसके साथ जुड़ी होती है, दिमाग हड्डियों से बनी एक क्रीनियम जो कि खोपड़ी का एक हिस्सा है के अंदर होता है, जिनके क्रीनियम का होता है। और क्रीनियम के अंदर 3 तहें दिमाग को डांपती हैं। इसके अंदर भी 3 तहें होती है और जिन्हें हम मेनिंजीज कहते हैं। और इन मेनिंजीज दिमाग की हिफाजत करती हैं और अपनी कैपिलरीज के जरिए दिमाग के टिश्यूज़ को ग़िज़ा और ऑक्सीजन भी मुहैया करती हैं। दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद सेंट्रल कैनाल से मुंसलिक किया जाता है। वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल में मौजूद फ्लूइड्स को मेरी स्पाइनल कॉर्ड्स यानी कि CSF फ्लूइड भी कहा जाता है। तो ये ब्रेन की यानी कि दिमाग की फंक्शनैलिटी है। और इसको द डिवीज़न ऑफ जो ब्रेन है यानी कि दिमाग को किस तरह तकसीम किया जाता है, इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान और दूसरे वर्टिब्रेट्स के दिमाग में 3 बड़े हिस्से होते हैं, यानी कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। इनके मजीद हिस्से मंदरजा अज़ैल हैं, यानी कि इसके कौन से हिस्से होते हैं वो आगे इमेज में दिखाए गए होंगे। सारे के सारे इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे। और फोर ब्रेन में क्या होता है कि फोर सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसमें सबसे तरक्की याफ्ता यानी कि इसमें सबसे बड़े अहम हिस्से होते हैं। इसमें जो सबसे पहले इसका जो हिस्सा है थैलेमस है। थैलेमस में ये हिस्सा सेरिब्रम से थोड़ा नीचे वाक़या होता है। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के माबैन एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और ये सेरिब्रम की तरफ जाने वाली सेंट्रल नर्व इम्पल्स को वसूल करने और उन्हें तब्दील भी करने के लिए अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। और थैलेमस दर्द के एहसास और एहसास से अगवाई यानी कि सोने जागने की इसका भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस में स्टूडेंट्स इसमें यही सब मिड ब्रेन और से ऊपर और थैलेमस से नीचे वाक़ा होता है। और इंसान में इसका साइज तकरीबन एक बादाम के बराबर होता है। हाइपोथैलेमस में एक बादाम के बराबर होता है। और इसके अहम कामों में से एक नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन के सिस्टम में इसका ताल्लुक बना होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस गुस्सा, दर्द, खुशी और गम जैसे एहसासात को भी कंट्रोल करने का काम करता है। सेरिब्रम इसमें क्या होता है, ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। और ये जो आपका जो स्केलेटल जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं आपके इसके यानी कि इसमें 2 हिस्से जिसको सेरिबेलम और ऑफ्लेक्टरी, इसमें दोनों के दोनों हिस्से जो सारे अंजाम देते हैं। और दोनों के दोनों जो हिस्से इसमें पाए जाते हैं, जो ऑफ्लेक्टरी नर्व सेल से इम्पल्स वसूल करते हैं, सूंघने का एहसास पैदा करता है। सेरिब्रम एपिजेंस की ब्लाइट है यानी कि सेरिब्रम्स के कॉर्टेक्स का ग्रे मीटर की बनी होती है। और ग्रे मीटर से मुराद नर्व सिस्टम का ऐसा मवाद है जो सेल बॉडीज और माइलिन के बगैर एक्सेंस पर मुश्तमिल होता है। जो सेरिबेलम एपिसेप्सिस की निचली तह जिनके वाइट मीटर की बनी होती है। वाइट मीटर नर्व सिस्टम का ऐसा मवाद है जो माइलिन लगे एक्सेंस पर मुश्तमिल होता है। सेरिबेलम का टेक्स का सतही रकबा ज़्यादा होता है। और खोपड़ी में बनाने वाली तहें जो इसमें 4 जो लोब्स होते हैं उसको ये जो है ना आपस में कनेक्टिविटी का काम मिलके सेरिब्रम की फंक्शनैलिटी जो होती है वो परफॉर्म अदा करते हैं। यानी कि इसमें 4 किस्म के लूब्स होते हैं। और उन लूब्स को किस तरह डिवाइड किया गया है ये आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। सबसे पहले है फ्रंटल
फ्रंटल में क्या होता है कि ये ऐसी हरकतें अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं जिसमें स्केलेटल मसल्स के अरादी कंट्रोल की इजाज़त देता है और बोलने वाले के दौरान होने वाली हरकत को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेन, जल्द से मालूमात हासिल करने वाली सेंसरी इलाके को ये रखता है। और नेक्स्ट आपका ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल में बसी मालूमात को वसूल करता है और उनका तजिया करता है। और टेम्पोरल, टेम्पोरल में क्या होता है कि सुनने और सूंघने के हिस्सों से इसका ताल्लुक होता है और ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी अपनी ये परफॉर्म करता है। ये चार हिस्से इसके जो करने का काम करते हैं और इसके थ्रू जो दिमाग का जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन का उसको जो है ना कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या होता है कि ये दिमाग का हाइट ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है और इनमें कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि कनेक्ट होता है दोनों के दरमियान इसका। और ये हिस्सा जो है ना वो सेंसरी मालूमात वसूल करता है और उन्हें फोर ब्रेन के मतलब इसमें भेज देता है। और मिड ब्रेन समाज के चंद फौरी रद्दअमल यानी कि रिफ्लेक्स को और जिस्म की मजबूरी जो उसका पोस्चर है यानी कि पोजीशन को भी कंट्रोल करता है। ये मिड ब्रेन की फंक्शनैलिटी है। और ये फोर ब्रेन के वो सारे का सारा जो हिस्सा है और इनके जो हिस्से वो इस शक्ल में जो पीछे हमने डिस्कस किया कि इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया है और इनको हम स्टेप बाय स्टेप इनके जो हिस्से है वो इनको एलैबोरेट कर चुके हैं। ये आपका ह्यूमन ब्रेन है और इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन जो है ना इसके भी मेजर तीन पार्ट्स होते हैं और तीन पार्ट्स में सबसे पहला है मेडुला ऑब्लोंगा। और इसमें क्या होता है जो आपका मेडुला ऑब्लोंगा में ये हिस्सा स्पाइनल कार्ड के ऊपर मौजूद होता है। ये सांस यानी कि दिल की धड़कन की रफ्तार और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये बहुत से ऐसे रिफ्लेक्शन मसलन क्या खांसी छींक वगैरह को भी कंट्रोल करता है जो मालूमात स्पाइनल कार्ड और दिमाग के हिस्सा के दरमियान गुजरती हैं, मेडुला ऑब्लोंगा से गुजर कर ही जाती हैं। नंबर 2 सेरिबेरियम, सेरिबेरियम ये हिस्सा मेडुला से पीछे है और मसल्स की हरकत में रबत और हमायगी काम करता है। नंबर 3 है पोन्स, ये हिस्सा मेडुला के ऊपर मौजूद है, इसका काम सांस को कंट्रोल करने में मेडुला की मदद करता है। ये सेरिबेलम और स्पाइनल कार्ड के दरमियान जो है ना वो रबत करता है, जिनके कनेक्शन का काम करता है। तो इस तरह ये हैंड ब्रेन आपका है और हैंड ब्रेन के हिस्सों को, ये तीन हिस्सों को इस तरह इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके इंसान के दिमाग का जो अफ़ाल में अपना किरदार अदा करती है। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, इसमें स्पाइनल कार्ड का ये नर्व सेल्स का एक ऐसी नाली नुमा बंडल होता है यानी कि ट्यूबुलर बंडल होता है। इसका आगाज ब्रेन सिस्टम स्टेम से होता है और ये कमर के निचले हिस्से तक जाता है। दिमाग की तरह स्पाइनल कार्ड भी यानी कि मीनिंग्स यानी कि मेनिंजेस का गुलाफ होता है और वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड के गिर्द मौजूद होता है जो कि इसकी हिफाजत करती है। ठीक है जी। प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कार्ड, ये आपका पहला पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में जनाब स्पाइनल कार्ड इसका जो चूंकि वाइट मैटर यानी कि जो उसका बैरूनी हिस्सा होता है उसका, जिसको हम वाइट मैटर माइकन का नाम भी देते हैं, एक्सन्स में रखा होता है। ये स्पाइनल कार्ड का मरकजी हिस्सा यानी कि तितली की शक्ल का होता है और ये इसमें एक सेंटर किनार के गिर्द मौजूद होता है और मरकजी हिस्सा को ग्रे मीटर का ये चूंकि बना होता है और इस ग्रे मीटर में न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है। और नेक्स्ट आपका जो स्पाइनल कार्ड्स की लंबाई से स्पाइनल कार्ड्स के तकरीबन 31 जोड़े निकलते हैं यानी कि 31 स्पाइनल कार्ड्स के जो अराइजेस अलोंग स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़े, ये तमाम के तमाम मिक्सड नर्व्स जो कहलाते हैं क्योंकि हर एक में सेंट्री और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सन्स मौजूद होते हैं और स्पाइनल कार्ड्स जो दो रूट्स से निकलती है, दोनों रूट्स मिलकर एक मिस्टर स्पाइनल कार्ड नर्व बनाती है जो कि शक्ल नेक्स्ट आपको जो एक इमेज शक्ल दी गई है उसमें 12.4 में ये दिखाया जाएगा। और इसमें जो डार्सल रूट होता है जिसमें सेंट्री और एक्सेमियंस और एक्सिमन आपस में मिलकर एक सेल बॉडीज को बनाते हैं। वेंटर रूट्स में मोटर न्यूरॉन्स के एक्साइंस होते हैं और स्पाइनल कार्ड के दो अहम नाम बताए गए हैं और दोनों में से ये जिस्म के हिस्सों और दिमाग के दरमियान राब्ते का काम करती है। ये कि सेंसरी एक्शंस एंड जनरल गाइड्स एंड लोकेटेड देयर आर कंटेन्स एक्शंस ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स और स्पाइनल कार्ड्स और एक कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है। ये दोनों की दोनों मिलकर जो आपके मतलब स्पाइनल कार्ड्स हैं उसमें फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है। ये स्पाइनल कार्ड्स का इमेज है और स्पाइनल नर्व्स इनको मिलके जो आपको फंक्शनैलिटी आपको बताई है, ये सारे के सारे स्पाइनल कार्ड्स जो दो फंक्शनैलिटी है जिसमें आपको बताया कि आप इसमें दिमाग के हिस्सों को और दिमाग के जिस्म के दूसरे हिस्सों को आपस में कोऑर्डिनेशन का काम ये दोनों के दोनों करते हैं और इनको जनाब
नर्व सेल्स और दिमाग से नर्व सेल्स को जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाने का पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। सेकंड में जो आपका स्पाइनल कार्ड है कोऑर्डिनेटर का काम भी करती है और चंद सादा रिफ्लेक्शंस की जिम्मेदारी भी इसके जिम्मे होती है। नेक्स्ट आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चूंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस नर्व्स और गैंग्लीज पर मुश्तमिल होता है और गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर मौजूद न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के क्लस्टर्स यानी कि गुच्छे बने होते हैं और दिमाग और स्पाइनल कार्ड से ज़्यादा नर्व्स निकलती हैं, यहाँ ये पैगाम पहुँचाती हैं यानी कि सो दे आर एज ए क्रेनिकल एंड स्पाइनल नर्व्स। इनको हम जो है ना क्रेनिकल और स्पाइनल का नर्व्स भी कहते हैं। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। तो इसके साथ साथ ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ कार्डिनल नर्व सिस्टम एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल यानी कि इंसानों में 12 जो है ना कार्डिनल नर्व सिस्टम के जोड़े पाए जाते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े पाए जाते हैं। सम कार्डिनल नर्व्स और सेंसरी, सम कुछ जो है ना जो इसके कैरिनल नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी होते हैं, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। कुछ जो है ना आपके वो आपस में मिले होते हैं और कुछ मिक्सड होता है और दूसरे लफ्ज़ों में स्पाइनल नर्व सिस्टम और मिक्स जो नर्वस सिस्टम है उनको मिलकर ये अपने इंसान में ये सारी की सारी चीज़ें और इसकी फंक्शनैलिटी का सर अंजाम देने में अपना रोल प्ले करते हैं। द क्रेनिकल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक टू पाथवेज यानी कि आप क्रेनिकल और स्पाइनल जो दो रास्ते बनाती है यानी कि सेंट्री रास्ता और इसमें होता है और दूसरा जो है ना सेंट्रल नर्व सिस्टम से अफेक्टर्स का तक इम्पल्स होता है और मोटर रास्ता, दो सिस्टम ये आपका बनाता है जो आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। नेक्स्ट आपका है ऑटोमेटिक, आपका है सोमैटिक नर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये शऊरी एक्शंस का जिम्मेदार है। इसमें तमाम मोटर न्यूरॉन्स जिसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से इम्पल्स को स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाते हैं। ये सोमैटिक नर्व सिस्टम आपका होता है और इस तरह ये किस तरह फंक्शनैलिटी आपने करते हैं ये आप इमेज से ज़ाहिर करते हैं। इनके सारे के सारी जो फंक्शनैलिटी को इस जो डिवीज़न ऑफ द नर्व सिस्टम है इसको तकसीम किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है। इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक में कि ये ऐसी सरगर्मियों का जिम्मेदार होता है जो हमारे शऊर के कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे में मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स तक के मसल्स पहुंचाते हैं। ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम मजीद दो सिस्टम पर मुश्तमिल होता है यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम। और पैरासिम्पैथिक सिस्टम जिस्म को इमरजेंसी सूरत के लिए तैयार करता है। इस तरह के रिस्पांस को लड़ाई या भाग जाना कहते हैं। इमरजेंसी सूरत में ये सिस्टम ज़रूरी इक़दाम करता है, मसलन ये पीपल को फैला देता है और धड़कन और सांस लेने की रफ्तार बढ़ा देता है और डाइजेस्टेशन के अमल को रोक देता है। जबकि तनाव यानी कि स्ट्रेस ना हो या कम हो जाए तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम इक़दाम करता है और तमाम अफ़ाल को ये कंट्रोल करता है। ये जो है ना पीपल को वापस स्केड़ देता है और इसका जो डायरेक्शन सिस्टम की जो रफ्तार है तेज़ करके नॉर्मल कर देता है और धड़कन और सांस लेने की रफ्तार को भी ये नॉर्मल करता है। यानी कि डाइजेस्टिंग सिस्टम को और उसकी जो हार्ट बीट है और ब्रीथिंग रेट है उसको भी ये कंट्रोल करने का जो अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इक़दाम करता है तो तमाम अफ़ाल को नॉर्मल कर देता है और ये जो पीपल वापस स्केड़ देता है और डाइजेस्शन की रफ्तार तेज़ करके नॉर्मल कर देता है और धड़कन और सांस लेने की रफ्तार को भी नॉर्मल कर देता है। जो आपका इसका जो सिस्टम होता है और इस सिस्टम में जो नर्व सिस्टम मसल्स और ग्लैंड्स को मसल्स भेजता है जो नतीजे में दो तरह की अमाल मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। फर्स्ट वन आपका है दिमाग के अंदर मौजूद आला दर्जे के मराकज़ शऊरी और अरादी अमाल को कंट्रोल करता है और दूसरा जो आपका कहलाता है जब इम्पल्स को दिमाग के आला दर्जे के मरकज़ तक पैगाम पहुँचाया जाता है इससे रिस्पॉन्स पैदा होते हैं जिन पर शऊरी कंट्रोल नहीं होता और ऐसे रिस्पॉन्स को गैर अरादी यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। बाज़ औक़ात सेंट्रल नर्व सिस्टम का पैदा करता गैर अरादी रिस्पॉन्स बहुत तेज़ हो जाता है। ऐसे रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करने के लिए नर्व इम्पल्स जिसमें रास्ता से गुजरता है और उसे रिफ्लेक्स और नाम भी
दिया जाता है। और इस रिफ्लेक्स आर के साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन की एक मिसाल गर्म चीज़ को छूने के बाद हाथ को खींच लेना कहलाता है, जिनके विड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। गर्म चीज़ को छू के जब खींचते हैं, इस रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड को कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से आपको हरारत या टेम्परेचर का एहसास होता है और ये रिसेप्टर्स को तहरीक देती है। जब रिसेप्टर को एक नर्व सेल इसमें पैदा होता है और जिसे सेंट्री न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इंटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा देते हैं और इंटर न्यूरॉन्स से नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स में चली जाती है, जो इसे बाजू से मसल तक ले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपका है इसमें जो बताई गई है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। और ये आपके यूनिट 12 के लेक्चर्स का पार्ट 1 है, जिसको हमने आपके सामने डिस्कस किया। और इसमें तकरीबन पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे आपका दूसरे पार्ट में, दूसरे लेक्चर्स में, और अलहदा सेपरेट ही, क्योंकि अगर एक ही में कहे जाए को आधा घंटा हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें डिस्कस होंगी, तो आपका चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और इसमें जो हमने अभी तक रिफ्लेक्स एक्शंस है उसको हम डिस्कस किया है, उसका इमेज भी आपने देख ली है। अगर तमाम की तमाम जो चीज़ें हमने डिफाइन की हैं, इसमें सारी की सारी आपको दिखाई गई हैं। और रिफ्लेक्स एक्शंस किस तरह होते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो यूनिट 12 के लेक्चर्स के पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने क्लास फेलो को लाजमी शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको वाच करके अपने नॉलेज को एनहेंस करें। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। यूनिट 12 के लेक्चर्स के पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।